हेलो दोस्तों, अगर आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में के स्टूडेंट हैं और सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, अभी तो रूटीन आने वाला है, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप हो गया है। तो याद रखिए, आपके लिए मॉडल सेट कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग की तरफ से लाया गया है और ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का है, जिसका 3 मॉडल सेट हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। ये चौथा मॉडल सेट है, देखिए लिखा होगा मॉडल सेट 4। 3 मॉडल सेट मैंने बता दिया। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाएंगे, FYUGP सेमेस्टर 1 के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे सारे वीडियो पड़े हुए हैं। आप आसानी से वहाँ देख सकते हैं। कौन सा प्लेलिस्ट बताए? FYUGP सेमेस्टर 1, जो आपका आपके पेपर का नाम भी है और आपके सिलेबस का नाम है। आपका सिलेबस क्या है? FYUGP सिलेबस है, यू लिखा हुआ है। और ये आप अभी कौन सा सेमेस्टर में है? सेमेस्टर 1 में। तो इस सेमेस्टर में जाएंगे FYUGP सेमेस्टर 1 है ये लिखवा। और वहाँ पे सारे वीडियो मिलेंगे आपको, सारा जितने मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे सारा सेमेस्टर 1 के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जाके चेक कीजिए, सारा मॉडल पेपर सारे सब्जेक्ट का मिलेगा। अभी लोग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का बना चुके हैं और भी बहुत सारे पेपर का बन चुका है। आप जाके एक बार चेक कर लो, सारा का सारा मिलेगा। 4 सेट वहाँ पे हम लोग कंप्लीट आपको बताने वाले, वो भी आपके एग्जाम पैटर्न पर। ये आपके एग्जाम पैटर्न पर आपको मालूम होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का एग्जाम 50 नंबर का ही होगा और 50 नंबर का एग्जाम का पैटर्न क्या है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। 2 पार्ट में बटा हुआ है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। मैंने हर वीडियो में समझाया है। और अगर मैं एग्जाम के टाइम में लाइव सेशन लूंगा, ये सब को फिर से रिवाइज कराऊंगा, तो लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हो तो मेरे इसी नंबर पर, जो ये नंबर दिख रहा है, इस पर हाई लिखोगे। व्हाट्सअप में जोड़े लेना, व्हाट्सअप में हाई लिखोगे तो बहुत सारा लिंक जाएगा। तो आप सेकेंड नंबर लिंक में होगा, सेकेंड नंबर लिंक होगा व्हाट्सअप चैनल लिंक। सेकेंड नंबर में क्या है? व्हाट्सअप चैनल लिंक है, याद रखिएगा, व्हाट्सअप चैनल लिंक। व्हाट्सएप चैनल लिंक को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ऊपर में फॉलो का बटन आएगा, आप फॉलो कर लीजिएगा। तो वहीं पे आपको नोटिस चला जाएगा कि मैं कब लाइव आऊँगा। अगर ये PDF आप चाहते हो तो उसके लिए देखिएगा फर्स्ट नंबर पर एक लिंक है, उसका नाम है एप्लीकेशन लिंक। तो आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे तो मैं आपको ये सारे PDF फ्री में वहाँ दे दूंगा। आपके पास सेमेस्टर 1 का जो नोट्स है उसमें ये PDF फ्री रहेगा। आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं मॉडल सेट 4 अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ है। फर्स्ट में क्या हुआ, ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। 5 क्वेश्चन ही पूछेगा, एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ग्रुप ए में। तो पांचों क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खुदाई किए जाने वाले स्थान का नाम बताइए। कहाँ पे सबसे ज्यादा? तो बोलता है सबसे ज्यादा पहले कहाँ किया गया था? हड़प्पा में, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खुदाई किया गया था हड़प्पा में। कहाँ पे अभी अभी स्थित है? अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है ना। इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, क्योंकि हड़प्पा में जिस सभ्यता का जन्म हुआ था, यानी वो कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन हड़प्पा में जिस सभ्यता का जन्म हुआ, नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सभ्यता खोजी गई थी उसी को हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? अष्टाध्यायी का मतलब 8 अध्यायों वाली। तो याद रखिए, अष्टाध्यायी के लेखक थे महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत में अष्टाध्यायी लिखा था। कोई दिक्कत है? अष्टाध्यायी किस में लिखे थे? संस्कृत में। उलगुलान के नेता कौन थे? तो उलगुलान एक विद्रोह था, मुंडा विद्रोह था उलगुलान, जिसके नेता थे बिरसा मुंडा। जिसके नेता क्या थे? बिरसा मुंडा। संथाल हुल के 2 प्रमुख नेता का नाम बताइए। सब जानते हैं, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। इसके 2 भाई और थे, भैरव मुर्मू और क्या चांद मुर्मू। चांद और भैरव 2 और थे। संथाल विद्रोह यही लोग का हुआ था और ये प्योर संथाली परिवार से। इसकी 2 बहनें भी थी और 6 का 6 लोग जो है आजादी की लड़ाई के लिए शहीद हुए थे। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया? मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद याद रखिएगा, तो इसका भाग 4A में अनुच्छेद 51A है। जब भी मौलिक कर्तव्यों की बात आती है तो अनुच्छेद 51A याद रखना सब लोगों को, कि अनुच्छेद 51A है मौलिक कर्तव्यों के बारे में। कहीं कोई दिक्कत है? तो ये हम लोग ग्रुप ए देख चुके हैं। अब चलते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से 3 का आंसर करना है। 5 में से कितने का आंसर करना है? 3 का। तो इसमें 5 क्वेश्चन हम पूछेंगे, आपको उसमें से 3 का आंसर करना है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा हिंट करते चले जाते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसान पड़ सके। भारत में बौद्ध धर्म के उदय के क्रम को लिखिए, का विश्लेषण कीजिए। कैसे कैसे बौद्ध धर्म उदय हुआ भारत में? तो भारत में बौद्ध धर्म क्या है? बोलता है कि बौद्ध धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है, जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का है। इस धर्म की स्थापना सिद्धार्थ गौतम ने की थी, जो कहानी आप जानते हो।
जिन्हें बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म पूरे एशिया में फैल गया और आज दुनिया का भर में अनुमानित 500 मिलियन बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। बौद्ध धर्म सिखाता है कि दुख अनित्य वस्तुओं के प्रति लगाव के कारण होता है। जो इस दुनिया में तकलीफ है ना सबको, वो इसलिए है क्योंकि आप किसी से लगाव रखते हैं। अगर आप किसी से लगाव नहीं रखिएगा तो दुख नहीं होगा। अरे आपको मोबाइल से लगाव है ना, टूट जाता है, दुख होता है कि नहीं? अब कोई इंटरेस्ट नहीं है तब। जैसे दूसरे के मोबाइल से कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसका मोबाइल टूट जाएगा तो आपको दुख होता है? तभी कोई मतलब नहीं। कोई लड़का जा रहा था साइकिल से और गिर गया, पैर टूट गया, लेकिन मेरे से उसका कोई लगाव नहीं, न जान न पहचान, कुछ नहीं, कभी दुख होता है? लेकिन अपना आदमी गिर जाए जिससे लगाव है, जान पहचान है, तो दुख होता है। यही कहना इनका है। दुख को समाप्त करने का एक ही तरीका है कि लगाव छोड़ दो, मोह माया छोड़ दो। बोलता है आसिक शक्ति और इच्छाओं को छोड़ना है। बौद्ध भी कर्म में विश्वास करते थे, जिनका विचार है कि अच्छे कर्म अच्छे भाग्य की ओर ले जाएंगे और बुरे कर्म बुरे भाग्य की ओर ले जाएंगे। बौद्ध धर्म की कई अलग अलग शाखाएं हैं, जिन्हें थेरवाद, महायान है ना शामिल है। थेरवाद बौद्ध धर्म दोनों में से सबसे पुराना है। मुख्य रूप से श्रीलंका में, म्यांमार में, कंबोडिया में, थाईलैंड में प्रचलित यही है। और महायान जो है बौद्ध धर्म चीन में मिलेगा, जापान में मिलेगा, कोरिया में मिलेगा, वियतनाम में मिलेगा, तिब्बत में मिलेगा। इन देशों में दूसरा बौद्ध, मतलब बौद्ध धर्म के दो अलग अलग संप्रदाय हैं। बौद्ध धर्म एक और प्राचीन धर्म है जो पुनर्जन्म, कर्म और 4 आर्य सत्यों के बारे में सिखाता है। ये भी पुनर्जन्म सिखाता है, पुनर्जन्म होगा, कर्म पर विश्वास कीजिए और 4 सत्य। बौद्ध धर्म में भी कई अलग अलग स्कूल और संप्रदाय है, मतलब कई अलग अलग विचारधाराएं मान्यताएं हैं, जिनमें प्रत्येक की अपनी को क्या है मान्यता है। हर व्यक्ति अपने अपने तरह से। बौद्ध धर्म का इतिहास और उत्पत्ति, तो बौद्ध धर्म 2600 साल पहले भारत में किसी के जीवन को बढ़ाने में सहायक जीवन जीने के तरीके के रूप में उभरा था। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में यह सबसे अधिक धर्मों में सबसे महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है। बुद्ध को शाक्य मुनि या तथागत भी कहा जा सकता है, बोला जा सकता है शाक्य मुनि या उसके जैसा। बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं और जीवन के अनुभव पर हुई थी, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जन्म शाक्य वंश के शाही वंश में हुआ था, जिसने लुम्बिनी में, जो भी भारत नेपाल के सीमा पर लुम्बिनी गांव है, कपिल वस्तु पर शासन किया था। यशोधरा से विवाह के बाद सिद्धार्थ को राहुल नाम का एक पुत्र भी हुआ थी, कहानी जानते हो। उसकी समृद्धि जीवन शैली में, मतलब सब कुछ ठीक था, लेकिन उसका समृद्धि उसके जीवन शैली को अपरसन कर लिया और उनको लगा यार हम सब कुछ कर रहे हैं, अगर कुछ हो गया तब हम मर जाएंगे तब क्या होगा, इतना कुछ तो हम कर दिए, मर जाएंगे, हम सुख नहीं भोग पाएंगे। ठीक है। और अपने दैनिक अस्तित्व में देखी गई बीमारी, वृद्धावस्था, मृत्यु, ये सब से वो चिंतित हो गए। यार क्या होगा, हम इतना कुछ कर दिए, बुढ़ा हो जाएंगे तो क्या करेंगे, मर जाएंगे तो क्या होगा। तो ये तो डर ना है। तो डर क्यों है? क्योंकि लगाव है आपसे। आपको संपत्ति से कोई लगाव नहीं, तो आपको ये सब चिंता नहीं खाएगा। गौतम ने 29 साल की उम्र में तपस्या और अधिक आत्म अनुशासन के समृद्धि के लिए जीवन छोड़कर घर से छोड़ के चले गए। 49 दिनों के ध्यान के बाद गौतम ने बिहार के बोध गया में एक पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त कर लिया और बौद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ गांव में, बनारस शहर के पास है, वहां दिया था। धर्म चक्र परिवर्तन इस घटना को दिया गया नाम है, जो धर्म चक्र परिवर्तन के या महापरिवर्तन के नाम से जाना गया कि भैया ये परिवर्तन संसार का नियम है। आप आज हो, आज इस संपत्ति पर आपका हक है, जो जमीन आप बैठे और जो घर में आप उड़ रहे हो ना कि मेरा घर है, आपका है ही नहीं, आप तो मेहमान हैं यहाँ के। कुछ दिन बाद आप चले जाएंगे, कुछ दिन बाद इसी जगह पे इसी घर में कोई और ये सपना देख रहा होगा कि ये घर मेरा है, लेकिन ये उसका भी नहीं होगा, वो भी मेहमान है। 60 से 70 साल के लिए मेहमान आया, फिर वो जाएगा, फिर कोई और आएगा। बात समझ गए? क्योंकि आप आए हैं तो ऐसा नहीं कि आप ही घर में पहले आए हैं, आपसे भी पहले यहाँ लोग रहते थे। हो सकता है कुटिया में रहते हो कि आपने महल बना दिया, उससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन आप मेहमान बन के आए हो। आप मेहमान हो यहाँ के, कुछ दिन आपको रहना है, फिर आपको बदल जाना है। 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के एक कस्बे कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका पर प्रकाश डालिए। अगर मेरे पास पढ़े हैं तो हमको लगता है 3-3 बार पढ़ा चुके सुभाष चंद्र बोस, तो सिर्फ थोड़ा सा हिंट कर देते हैं और आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी बोस था और क्या करते थे? पिता इनके
माँ का नाम प्रभावती था। जानकी बोस एक कटक शहर में मशहूर वकील थे और पहले वे सरकारी वकील थे, मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दिया। उन्होंने कटक की महापालिका में लंबे समय तक काम किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रह चुके थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब भी दिया था। कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल के प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर 1909 में उन्होंने रेवेनसा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। कॉलेज में के प्रिंसिपल बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा में बीमार होने के बावजूद दूसरे श्रेणी से उत्तीर्ण कर लिया था। उसमें सेकेंड डिवीजन बहुत बड़ा होता था। 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था। सुभाष जून 1921 में मानसिक और नैतिक विज्ञान में ट्राई पास ऑनर्स की डिग्री के साथ स्वदेश लौटे। आज़ादी की लड़ाई में इनका क्या था? तो आज़ादी की लड़ाई में सबसे पहले ये दीनबंधु जो चित्तरंजन दास थे, जिनको बोलते हैं कलकत्ता के स्वतंत्रता सेनानी दीनबंधु चित्तरंजन दास के कार्यों से प्रेरित होकर सुभाष दास बाबू के साथ काम करना चाहते थे। इंग्लैंड से उन्होंने दास बाबू को खत लिखकर उसके लिए इच्छा भी प्रकट की थी कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। रविन्द्रनाथ ठाकुर की सलाह के अनुसार भारत वापस आने पर वे सर्वप्रथम मुंबई गए और महात्मा गांधी से मिले। रविन्द्रनाथ ठाकुर को सलाह दिएगा आप एक बार महात्मा गांधी से मिल लो। मुंबई में महात्मा गांधी मणि भवन में निवास करते थे। वहां 20 जुलाई 1921 को गांधी और सुभाष के बीच में पहली मुलाकात हुई थी। गांधी ने उन्हें कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी। इसके बाद सुभाष कलकत्ता आकर दास बाबू से मिले। उन दिनों गांधी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा है। सुभाष चंद्र बोस की एंट्री कब हुई है? जब असहयोग आंदोलन चल रहा था। दास बाबू इस असहयोग का बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे और उनके साथ सुभाष भी आंदोलन में सहभागी हो गए। गांधी जी द्वारा 5 फरवरी 1922 को जैसे चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया और जिसके कारण 1922 में दास बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना कर ली। दास बाबू अलग हो गए, बोले स्वराज पार्टी बनाओ, हम स्वराज की बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के बाद बहुत लोग दुखी थे और वो अलग अलग हो गए, अलग थलग हो गए, लेकिन अभी भी सुभाष चंद्र बोस थे साथ में। ये जब भगत सिंह ये सब हुआ तब ये गरम दल का आदमी था नहीं लोग। जब दो पार्ट में कांग्रेस बटा गरम और नरम, तब ये लोग अलग हो गए। विधानसभा के अंदर से अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए कलकत्ता महापालिका का चुनाव स्वराज पार्टी ने लड़कर जीत लिया। अंग्रेजों को हरा के जीत लिया और दास बाबू कोलकाता के महापौर बन गए। उन्होंने सुभाष को महापालिका का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनाया। सुभाष ने अपने कार्यकाल में कोलकाता महापालिका का पूरा ढांचा और काम करने का तरीका ही बदल दिया। कलकत्ता में सभी राष्ट्रों पर अंग्रेजी नाम बदलकर भारतीय नाम रखे गए। स्वतंत्रता संग्राम में प्राण न्यौछावर करने वाले परिवारजनों को महापालिका में नौकरी मिलने लगी। बहुत जल्दी सुभाष ने देश के एक महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष ने कांग्रेस के अंतर्गत युवकों को इंडिपेंडेंट लीग शुरू की। क्या हो, कोई दिक्कत नहीं। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए। कोलकाता में सुभाष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भारत की भावी संविधान बनाने की का 8 सदस्य टीम भी घोषित कर दिया। सोचिए कि बना भविष्य में कैसा मेरा संविधान होगा, ऐसा संविधान नहीं रखेंगे। मोतीलाल नेहरू इस आयोग के अध्यक्ष थे और सुभाष उनके एक सदस्य थे। इस आयोग ने नेहरू रिपोर्ट पेशकश की थी। मोतीलाल नेहरू कौन? जवाहरलाल नेहरू के पापा। बाकी कहानी आगे है, थोड़ा पढ़ना है इसको। मैं यहाँ एक बार स्क्रॉल करके छोड़ देता हूँ, कितना एक ही चीज को चिल्लाते रहो। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। दुर्घटना में मृत्यु बार बार हम बता चुके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। जापान इनका बहुत बड़ा सहयोगी था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान हार गया तो इनको नया रास्ता ढूंढना पड़ा कि अब हम कैसे टिके रहेंगे। अब एक क्वेश्चन और है, व्हाट डू मीन बाय क्लाइमेट? जलवायु से आप क्या समझते हैं? और जलवायु परिवर्तन और उसके कारण को बताइए। जलवायु क्या है? बोलता है किसी बड़े क्षेत्र में 30 साल से अधिक समय के मौसम परिवर्तन को जलवायु कहते हैं। एक दिन में जलवायु चेंज नहीं होता, 30 साल के लगभग में जो मौसम परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मौसम एक दिन में कई बार बदल सकता है। सुबह गर्मी होगा, शाम में बरसात होगा, शाम में रात में ठंडा हो जाएगा, अलग बात है। लेकिन जलवायु एक समान रहती है। जलवायु कितने सालों में बदलती है? 30 साल से ज्यादा समय में बदलती है। जलवायु और मौसम की पहचान आप कैसे कर सकते हो? तो भाई
मौसम हम हर दिन बदलता है, लेकिन जलवायु क्लाइमेट एक जैसा रहता है। जलवायु के प्रकार, तो कहीं उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, कहीं बहुत गर्मी वाला क्षेत्र है, कहीं बहुत ठंडा वाला क्षेत्र है, कहीं एकदम बहुत ज़्यादा ठंड है, कहीं नॉर्मल है। तो क्या लगता है बताइए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कोई रहेगा? क्या लिखिए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आर्द्र क्षेत्र शामिल है, मतलब सूखा। उस कटिबंधीय क्षेत्रों का औसत तापमान 65 डिग्री रहता है। हम लोगों को 35 में शरीर जलने लगता है, 65 डिग्री में तो ऐसे काला हो जाएगा आदमी। यहाँ रहने वाला आदमी क्या होगा, एकदम प्योर काला आदमी रहेगा, प्योर काला होगा। इतना टेम्परेचर वो झेल पाएगा उसका बॉडी? बात समझ गए? तो ऐसा बहुत कम जगह यहाँ पे नहीं मिलता आदमी। यहाँ पे जानवर मिलेगा, बहुत जानवर भी, सब जानवर नहीं मिलेगा, कुछ जानवर कुछ पौधे ही होते हैं जो इसमें। अच्छा, इसमें वर्षा कितना होता है? 50 से 60 इंच, बताइए तो। बारिश भी दम के और गर्मी भी जम के। ध्रुवीय पोलर क्षेत्र बोलता है कि ये क्षेत्र ठंडे और शुष्क होते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक है। ऐसे क्षेत्र में देखिए ध्रुवीय मिलता है, पेंगुइन मिलेगा, वेल मिलेगा, भालू मिलेगा। बहुत ज़्यादा ठंडा क्षेत्र, थोड़ा सा समशीतोष्ण, थोड़ा टेम्परेचर ठीक है। बोलता है इन क्षेत्रों में हल्की ठंडी ठंडी सर्दियाँ, मतलब सर्दी पूरा ठंडा रहेगा और हल्की गर्मी मिलती है। ये क्षेत्र आपको उत्तरी अमेरिका मिलेगा, सर्दी जबरदस्त, यूरोप में मिलेगा, रूस में मिलेगा, ये सब इसका एग्जाम्पल है। शुष्क ड्राई क्षेत्र जो पूरे साल गर्म रहता है, ठंडा रहवे नहीं करता है, और हम लोग जो सबसे बेस्ट में है। अच्छा, उसके बाद भूमध्य सागरीय जलवायु, बहुत हल्की सर्दियाँ और गर्म मौसम, जो आपको कहाँ मिलेगा ऐसा क्षेत्र बताइए? कैलिफोर्निया वगैरह में, दक्षिणी कैलिफोर्निया मिलेगा। जो जितना भी, जैसे आप इधर चले जाओ, अगर हम बात कर ले, आप उत्तरी अमेरिका नहीं कर सकते, 2-3 देश है, चलिए मेरे ध्यान से उठ गया। मतलब जो समुद्र के तट वाला क्षेत्र है ना, वो ये होगा कि जहाँ हल्का सर्दी पड़ेगा, मौसम गर्म ज्यादा रहेगा। टुंड्रा तो खैर मत बोलो, टुंड्रा सबसे ज्यादा बोलता है, जैसा कि नाम से पता चलता है, टुंड्रा जलवायु वाले क्षेत्र बहुत ठंडे होते हैं। पहाड़ इसके एग्जाम्पल है, बहुत ठंडा। यहाँ पे मिलेगा लोमड़ी, भेड़िया, भालू, गिलहरी, ये सब मिलेगा। जलवायु परिवर्तन क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, फिर बताया, बहुत लंबे समय के बाद अगर कहीं अचानक जलवायु चेंज होता है, अचानक नहीं होता है, 30 साल से ज़्यादा का समय लगता है, लेकिन जलवायु जो चेंज होता है उसको जलवायु परिवर्तन कहते हैं। और जलवायु परिवर्तन कितने सालों के बाद होता है? 30 साल के बाद। जलवायु परिवर्तन हम कैसे जान सकते हैं कि हम जलवायु परिवर्तन हुआ है? मौसम नहीं कि ठंडा आ गया तो जलवायु परिवर्तन नहीं हुआ है, मौसम परिवर्तन हुआ है। जलवायु परिवर्तन को कैसे मेजर कर सकते हैं? तो बहुत सारा तरीका है जलवायु परिवर्तन को मेजर करने का। पहला कि समुद्र का जो जल स्तर होगा वो चेंज हो जाएगा। बात समझ गए? समुद्र का जल स्तर चेंज हो जाएगा, मौसम आने का जो डिस्टर्बेंस है वो चेंज हो जाएगा, और साथ ही साथ जो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है उसके कारण परेशानी हो जाएगी। तो बहुत सारा बोला, पृथ्वी के कुछ हिस्से दूसरों की तुलना में तेजी से गर्म हो रहे हैं, और जिसका असर क्या पड़ रहा है? पृथ्वी जब ज़्यादा गर्म हो रहा है उससे 2-3 असर पड़ रहा है। देखिए 100 वर्षों में पृथ्वी की सतह एक बार वैश्विक वायु तापमान लगभग 2 डिग्री बढ़ गया, यानी 100 सालों में 2 डिग्री बढ़ गया। पिछले 5 साल सबसे गर्म साल रहे हैं, और ऐसे ही बढ़ता चला गया तो ग्लेशियर पिघलेगा, और ग्लेशियर पिघलेगा तो कहानी खत्म। हमको बचाना है। वैज्ञानिकों के साथ साथ कई लोग इस गर्मी को लेकर चिंतित भी हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी की जलवायु गर्म होती जा रही है, तूफान के दौरान बारिश तेजी से आएगा, बहुत तेज बारिश आएगा, और मात्रा में वृद्धि होने की उम्मीद है। मौसम के गर्म होने के साथ सूखे, गर्मी की लहरें भी बहुत तेज होने की संभावना है। जब पूरी पृथ्वी गर्म का तापमान 1 या 2 डिग्री बदल जाता है तो दुनिया समझो माथा दर्द है, 1 या 2 डिग्री बदल गया पूरे पृथ्वी का, तो उस परिवर्तन का पृथ्वी के पौधे, जानवर और स्वास्थ्य के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है, जो आज हम लोगों के ऊपर पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है? ऐसे बहुत, इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ कारण है। पहला स्थलाकृति, हम लोगों का जो रहन सहन है, बोला है कि भूमि के आकार को दर्शाता है, अक्षांश और ऊंचाई की सीमा। अनेक कारण हो सकते हैं जिसके कारण। समुद्र का स्थल भी एक कारण है, महासागरीय धाराएं भी एक कारण है, हवाएं भी एक कारण है। ये सब के कारण जलवायु परिवर्तन होता है। देखिए बोलता है अपने आसपास में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाई, पेड़ों की कटाई को बचाई। ये सब बहुत सारा जरूरी चीज़ है। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो फिर जलवायु, अब जैसे बिजली के कारखाने लगा रहे हैं, पूरा गैस छोड़ रहा है, तो जो धुआं निकल रहा है तो जलवायु हीट करेगा ना। हम लोगों को लगता है थोड़ा सा धुआं चल जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं, ऊपर स्टोर हो रहा है। एक दिन में नहीं होगा, हो सकता है 100 साल में स्टोर हो। कोटा भर के जब स्टोर होगा तो हीट होगा, और हीट होगा तो फिर परेशानी है। 2 क्वेश्चन और है हम लोगों को, 4 और 5। भारत में उद्योगों की वर्तमान स्थिति तथा इसकी समस्या को बताइए। तो भारत में उद्योगों की स्थिति अच्छी नहीं है,
अब इसकी समस्या हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि उद्योग की स्थिति भारत में कैसी है। तो राष्ट्रीय आय उद्योग, अच्छा भारत में अभी अगर देखा जाए तो उद्योगों की स्थिति थोड़ी अच्छी हुई है 1947 के बाद से। तो भारत में उद्योग का क्या रोल है जी, बताइए क्या भूमिका है उद्योग का। वो यहाँ भूमिका लिख रहा है, क्या रोल है इंडस्ट्री का। तो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा नेशनल इनकम को कंट्रीब्यूट करता है। अगर इंडस्ट्री है तो एग्रीकल्चर मॉडर्न होगा, फैक्ट्री नहीं रहेगा तो ट्रैक्टर कहाँ से बनेगा, पानी पटाने का मशीन कहाँ से बनेगा, पूंजी निर्माण भी तेजी से होगा। जनसंख्या अगर बढ़ रहा है तो उसका व्यवसायीकरण, यानी उसको कैसे आप काम दोगे, उसके लिए टेक्नोलॉजी का जरूरत है। और क्या, उद्योग रहेगा तो रोजगार ज्यादा होगा, उद्योग रहेगा तो विदेशी व्यापार ज्यादा होगा, उद्योग रहेगा तो आयात प्रतिस्थापन हो सकता है। आयात प्रतिस्थापन का मतलब होता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब जो सामान हम दुनिया से आज तक खरीदते आए हैं वो सामान हम अपने यहाँ बनाएंगे। आधुनिकीकरण, ज़्यादा मॉडर्न बन सकते हैं। अगर हमारे पास इंडस्ट्री रहेगा तो बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर अच्छा हो सकता है और उपभोक्ता का जीवन स्तर भी बढ़ सकता है अगर हमारे यहाँ इंडस्ट्री रहेंगे तो। सरकार क्या कर रही है इसके लिए, तो सरकार ये सब काम कर रही है ताकि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो जाए, उसके लिए सरकार ये सारे कार्यक्रम चला रही है। स्पष्ट औद्योगिक नीति बना रही है सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार कर रही है, आधारभूत और भारी उद्योगों का विस्तार कर रही है, विदेशी पूंजी और तकनीकी सहायता ले रही है। ये सारे काम सरकार कर रही है इनको सुधारने के लिए। ये भी आपको बता दिया गया था, याद कीजिए। तो बोला गया बेसिक फीचर्स इन इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्लान पीरियड। बोलता है कि जब 5 ईयर प्लान बनता था, 5 वर्षों की योजना बनती तो उसके बीच में क्या तय किया गया। तो ये आधारभूत विशेषताएं हैं कि जब हम 5 वर्षीय योजना बनाते थे, 5 वर्षों की योजना सरकार बनाती थी तो ये सारे चीज सरकार ध्यान में रखती थी। इन सब सारे चीजों को सरकार जो व्यवस्थित करना चाहती थी। इसमें से किसी पॉइंट में अगर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, एक बार देख लीजिए, वैसे पढ़ाया हुआ है सब। चलिए अब लिखिए, भारत में अगर इंडस्ट्री तेजी से नहीं है तो इसके क्या कारण है, आप सब जानते हो। भारत में इंडस्ट्री तेजी से नहीं है, अच्छा नहीं हुआ है, भारत में इंडस्ट्री ग्रो नहीं किया, इसके क्या क्या कारण है। पहला कारण आप जानते हो, सब जानते हो, भारत में इंडस्ट्री फैक्ट्री क्यों नहीं, क्योंकि बिजली की समस्या है, पूंजी की कमी है, कच्चा माल नहीं है, औद्योगिक इंडस्ट्री अच्छा से ग्रो नहीं कर पाता है, स्थापित क्षमता का कम उपयोग, जितना उसका कैपेसिटी उसे कम यूज हो रहा है, छोटे और मध्यम उद्योग को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इंडस्ट्री में झगड़ा झंझट ज़्यादा होता है, हो हंगामा, हड़ताल, भूखमरी, वेतन बढ़ाओ, मुर्दाबाद जिंदाबाद, सरकारी क्षेत्र के उद्योग असफल हो रहे हैं और औद्योगिक वस्तुओं की लागत ज़्यादा हो रही है। हाथ से बना हुआ सस्ता मिलता है, इंडस्ट्री का बना हुआ महंगा मिलता है, ये कारण है। अब बोला भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन करें, तो 5 कितने अधिकार हमें मिले हुए, 6, और 6 अधिकारों के बारे में बोला कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में कितने हैं। जो ओरिजिनल संविधान बना था शुरुआत में उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 6। और बोलता है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद जो है 12 और से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था, ये जो अधिकार दिया गया है वो कहाँ के संविधान से अधिकार लिया गया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार उठाए गए। कहीं कोई दिक्कत है, तो जो अमेरिका में अधिकार थे वही अधिकार हमारे देश में आए हैं, उसमें थोड़ा मोड़ा चेंजेज आया। ये है 6 अधिकार, पढ़िए क्या है। समता का अधिकार मालूम है, नहीं समानता जिसको बोलते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, स्वतंत्रता लिखा गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और कुछ विधियों की व्याप्ति एग्जेप्शन। बोलता है ये 6 अधिकार है मौलिक अधिकार, कहीं दिक्कत है तो पूछ लीजिए। सारे लोगों को मालूम है कि 6 अधिकार कौन कौन से। राइट टू, सबसे पहले राइट टू इक्विटी, राइट टू फ्रीडम, उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट और एक्सेप्शंस ऑफ सर्टेन स्टेटस। और इन अधिकारों का उपयोग करके हम लोग आसानी से रह रहे हैं भारत में।